दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड बहुत ही ज्यादा विशाल है। वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक इस ब्रह्मांड में 17 क्विंट्रिलियन ग्रह है, यानी 70 के बाद 18 जीरो, इतनी बड़ी संख्या है। अकेले आकाशगंगा में जहां हम रहते हैं अरबों ग्रह है। इन विशाल संख्याओं के साथ पृथ्वी चीजों की भव्य योजना में बहुत महत्वहीन लगती है। इन चीजों से सवाल उठता है कि क्या हम वास्तव में ब्रह्मांड के इस विशाल स्थान में अकेले हैं? निश्चित रूप से वहां जीवन वाला एक और ग्रह अवश्य होगा ना। दोस्तों, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा अंतरिक्ष पर की गई सारी रिसर्च इसी ओर इशारा करती है कि हमारे अंतरिक्ष का कोई अंत नहीं है, यानी अनंत दूरियों तक फैले इस ब्रह्मांड में हम इंसानों के लिए बहुत से राज छुपे हुए हैं। और ऐसा ही एक राज है कि हमारे सोलर सिस्टम में ग्रहों की संख्या कितनी है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि सोलर सिस्टम में तो 8 ही ग्रह है, पर आपको बता दूं कि ये पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि समय के साथ जैसे जैसे इंसानी टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, वैसे ही हम इंसान सोलर सिस्टम में कई बड़े ग्रह जैसे दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स को ढूंढ रहे हैं। यही कारण है कि 2005 से पहले तक हमारे सोलर सिस्टम में ग्रहों की संख्या करीब 9 हुआ करती थी। सौरमंडल के बाहरी काइपर घेरे में प्लूटो से भी एक बड़ा ग्रह वैज्ञानिकों के हाथ लगा, जिसका नाम था एरिस, जिसे 2005 में हबल टेलीस्कोप की मदद से खोजा गया था और आज के समय इसे बोने ग्रह का दर्जा दिया गया है। तो आखिर इस प्लेनेट पर ऐसा क्या है? क्या वाकई में वहां पर कोई हलचल है? क्या वहां कोई जीवन के एविडेंस हो सकते हैं? चलिए आज के इस वीडियो में उस बोने ग्रह के बारे में आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल, और ऐसे ही वीडियोज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने समय समय पर पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से बहुत से एक्सोप्लैनेट्स की खोज की है, पर 2005 में हबल टेलीस्कोप की मदद से सोलर सिस्टम में खोजे गए एक नए ऑब्जेक्ट पर रिसर्च की गई, जिसमें सामने आया कि यह नया ऑब्जेक्ट प्लूटो से भी बहुत बड़ा था, और इसी नए ऑब्जेक्ट को आगे चलकर एरिस ग्रह का नाम दिया गया। जिसके बाद वैज्ञानिकों में एरिस को एक नए ग्रह का दर्जा दिए जाने की मांग उठाई जाने लगी। उस समय सोलर सिस्टम में ग्रहों की संख्या 9 थी और प्लूटो को 9वां ग्रह माना जाता था, लेकिन सभी वैज्ञानिक एरिस को 10वें ग्रह के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। और इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उस समय हबल जैसे पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से ऐसे कई और बड़े ऑब्जेक्ट की खोज की जा चुकी थी जिन्हें कोई नाम तो नहीं दिया गया, पर वह देखने में बिल्कुल ग्रह की तरह लगते थे। और अगर एरिस को ग्रह की लिस्ट में शामिल किया जाता तो उन्हें भी ग्रह मानना पड़ता, जिससे सोलर सिस्टम में ग्रहों की नंबर काफी ज्यादा बढ़ सकता था। क्योंकि कई रिसर्च में यह सामने आ चुका था कि हमारे सोलर सिस्टम में ग्रह जैसे दिखने वाले ऑब्जेक्ट की संख्या कई सौ से लेकर 1000 से भी ज्यादा हो सकती है। जिसके बाद वैज्ञानिक ये समझ गए कि इन सभी ग्रहों को दर्जा दे पाना संभव नहीं है। इसलिए 2005 में ग्रहों की एक नई शैली बनाई गई, एक नई परिभाषा बनाई गई, जिसके अनुसार अब हमारे सोलर सिस्टम में केवल 8 ही ग्रह है, जिसमें शुरुआती 4 ग्रह चट्टानी ग्रह मरकरी, वीनस, पृथ्वी और मंगल, और बचे हुए 4 गैस के महादानव जिसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून शामिल थे। इसके अलावा 2005 में ही उस समय के 9वें ग्रह प्लूटो और एरिस को ग्रहों की लिस्ट से निकालकर एक ड्वार्फ लिस्ट की कैटेगरी में डाल दिया गया, जहां पर इनके अलावा और भी कई ग्रह जैसे दिखने वाले ऑब्जेक्ट शामिल थे। 2006 में ड्वार्फ प्लैनेट के लिए भी एक नई परिभाषा तय की गई, जिसमें कहा गया कि जो ऑब्जेक्ट अपने द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के कारण और चंद्रमा की तरह गोलाकार बनाकर रख पाते हैं, पर उनका आकार इतना भी बड़ा नहीं होता है कि उन्हें ग्रह कहा जा सके, तब उन्हें ड्वार्फ प्लैनेट की लिस्ट में शामिल किया जाता है। लेकिन इसके बाद भी आज तक एरिस को ग्रह की लिस्ट में शामिल करने की बहस चलती रहती है। पर आखिर वैज्ञानिक एरिस को ग्रहों की लिस्ट में शामिल करना क्यों चाहते हैं, और आखिर ये ग्रह इतना खास क्यों है? तो इसे समझने के लिए हमें एरिस के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना होगा, तभी आप इस बात को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। एरिस की खोज 5 जनवरी 2005 में पॉल्मर ऑब्जर्वेटरी में लगे टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिक माइक ब्राउन द्वारा की गई थी। वैसे इस खोज से पहले से ही वैज्ञानिकों को इस ग्रह के हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद होने के संकेत मिल चुके थे, क्योंकि जिस जगह पर ये हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद था वहां पर लाइट काफी ज्यादा रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी पर लगे टेलीस्कोप तक पहुंचती थी, जिससे वैज्ञानिक ये समझ चुके थे कि वहां कोई बड़ा ऑब्जेक्ट मौजूद है।
पर 2005 में हबल टेलीस्कोप से हमें इस ऑब्जेक्ट की काफी करीब की तस्वीरें मिली, जिसके कुछ समय बाद पोलैमर ऑब्जर्वेटरी के वैज्ञानिकों द्वारा इससे नए ग्रह के खोजे जाने की बात की गई। वैज्ञानिकों का कहना था कि इसे खोजना ज्यादा मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि ये कुइपर बेल्ट में मौजूद सबसे चमकीले ऑब्जेक्ट में से एक है। हबल टेलीस्कोप द्वारा एरिस पर की गई रिसर्च बताती है कि इसकी सरफेस नाइट्रोजन, पानी और मीथेन आइस से ढकी है, जिसके कारण इस पर पड़ने वाला करीब 90% प्रकाश वापस अंतरिक्ष की ओर रिफ्लेक्ट हो जाता है। ऐसा ही कुछ हमें शनि ग्रह के एन्सेलेडस चंद्रमा के साथ भी देखने को मिलता है, क्योंकि वह चंद्रमा भी करीब 90% बर्फ से ढका है, जिसके कारण उस पर पड़ने वाला ज्यादातर प्रकाश भी अंतरिक्ष में वापस चला जाता है। इसके अलावा वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसर्च में सामने आया कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर नाइट्रोजन और वाटर आइस की अलग अलग लेयर से मिलकर बना है, जिसमें करीब 50% हिस्सा प्योर मीथेन आइस का है। वैसे वैज्ञानिकों को लगता है कि इसके कंपोजिशन में और भी कई ऐसी चीजें हो सकती है जिसके बारे में अभी हमें नहीं पता है, पर क्योंकि ये पृथ्वी से काफी ज्यादा दूर है, इसलिए इसकी कंपोजिशन के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना काफी ज्यादा मुश्किल है। एरिस हमारे सोलर सिस्टम में कुइपर बेल्ट के आखिरी छोर का हिस्सा है, जिसके कारण एरिस और हमारे सूर्य के बीच की दूरी करीब 98 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के करीब 98 गुना ज्यादा दूरी है। ये इतनी ज्यादा दूरी है कि यहाँ तक सूर्य के प्रकाश को भी पहुंचने में करीब 9 घंटे का समय लग जाता है। और क्योंकि ये सूर्य से काफी ज्यादा दूर मौजूद है, इसलिए इसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में करीब 558 सालों का समय लग जाता है। यानी यहाँ का एक साल पृथ्वी के 558 सालों के बराबर है एरिस ग्रह पर। 2010 से पहले की गई रिसर्च में वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे थे कि एरिस ग्रह सोलर सिस्टम में 10वां सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, जो प्लूटो से भी बड़ा है। लेकिन कई वैज्ञानिक इन रिसर्च को गलत बताते थे, क्योंकि उनकी रिसर्च में इसका आकार प्लूटो से छोटा आता था। इसलिए 2010 में कई वैज्ञानिकों की टीम ने एक साथ मिलकर हबल टेलीस्कोप की मदद से एरिस ग्रह पर एक डिटेल्ड रिसर्च की, जिसमें यह सामने आया कि एरिस का डायमीटर 2326 किलोमीटर है, जो प्लूटो के 2376 किलोमीटर डायमीटर से 50 किलोमीटर कम है। यानी इस रिसर्च में यह साफ हो गया कि एरिस प्लूटो से बड़ा नहीं है, बल्कि उससे छोटा है। लेकिन फिर भी एरिस हमारे सोलर सिस्टम का प्लूटो के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट गिना जाता है। यानी अगर हम प्लूटो को वापस से 9वें ग्रह का दर्जा दे देते हैं तो एरिस अपने आप सोलर सिस्टम का 10वां ग्रह बन जाएगा। इसके अलावा एरिस के पास एक पतला एटमॉस्फेयर भी मौजूद है, जिसमें ज्यादातर मात्रा में मीथेन और नाइट्रोजन मौजूद है। वैसे शुरुआत में जब एरिस की खोज हुई तब वैज्ञानिकों को इसके चंद्रमा के बारे में नहीं पता चला था, लेकिन कुछ समय पहले की गई एक रिसर्च में यह भी सामने आया कि एरिस के ऑर्बिट में एक चंद्रमा भी मौजूद है, जिसका नाम डायस्नोमिया है, जो एरिस के आकार का करीब 30% है। यानी डायस्नोमिया मून का डायमीटर 250 से 300 किलोमीटर हो सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि कई वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि एरिस की मोटी बर्फ की चादर के नीचे लिक्विड पानी के समंदर भी मौजूद हो सकते हैं। और अगर ऐसा है तो यहाँ पर जीवन की संभावना भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे कई चंद्रमा हैं जो ऊपर से पूरी तरह से बर्फ से ढके हैं, लेकिन उनके अंदर लिक्विड पानी मौजूद होने के संकेत पाए गए हैं और वहां भी जीवन की संभावना जताई गई है। ऐसे में वैज्ञानिकों को लगता है कि शायद एरिस की भी मोटी बर्फ के नीचे लिक्विड पानी मौजूद हो सकता है, जिससे इसके कोर से गर्मी मिल रही हो। ऐसे में संभावना है कि इसके समंदरों में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइफ मौजूद हो, पर अभी इस बात को साबित करना भी तभी संभव है जब हम किसी स्पेसक्राफ्ट को इस ग्रह तक भेज सके। लेकिन ये पृथ्वी से बहुत ही ज्यादा दूरी पर है, इसलिए इस तक स्पेसक्राफ्ट का पहुंच पाना और वहां से उस स्पेसक्राफ्ट का पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिकों से कम्युनिकेट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और हमारी अभी की टेक्नोलॉजी से बने टेलीस्कोप इतने ताकतवर नहीं है कि वह इस ग्रह की सरफेस की डिटेल्ड इमेज को कैप्चर कर पाए। पर जेम्स वेब टेलीस्कोप इकलौता ऐसा टेलीस्कोप है जिसकी मदद से हम एरिस की कई ऐसी इमेज ले सकते हैं जिसके जरिए हम इसकी सरफेस और यहाँ तक कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में भी काफ़ी कुछ जान सकते हैं।
वैसे इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो एरिस की एक ग्रह की दावेदारी को मजबूत करती है, और हो सकता है कि भविष्य में दोबारा से वैज्ञानिक ऐसे ग्रहों की लिस्ट में इसे शामिल कर ले। पर अभी के लिए तो एरिस हमारे लिए एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में अभी भी काफी कम जानते हैं। आप एरिस के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वहां पर जीवन की कोई उथल पुथल चल रही है? आपका इस पर क्या ख्याल है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।